जी। इसी कोरोना काल में बिहार में चुनाव हो जाता है, बंगाल में चुनाव हो जाता है। जी। उस वक्त कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं होता क्या किया? तो अगर पप्पू यादव दोषी है तो आपको भी स्वीकार करना होगा साहब। आप इस जवाबदेही से तो नहीं बच सकते। जी। भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और नेता बैकफुट पे है, और जो आप कह रहे हैं ये प्रेशर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्हें करना पड़ा, और ये बार बार कहना पड़ा कि नहीं नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं अपनी बात रख रहा हूं। और वो कह रहे हैं कि लोग मुझे कह रहे हैं कि आप सफाई दीजिए। लोग कौन कहने वाले हैं उनके? आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लंबे वक्त के बाद राजीव प्रताप रूडी ने एम्बुलेंस प्रकरण पर अपनी चुप्पी तोड़ी है, आप ऐसा कह सकते हैं। हालांकि जब एम्बुलेंस का प्रकरण सामने आया था, पप्पू यादव ने एम्बुलेंस को दिखाया था और ये कहा था कि देखिए कैसे इतने एम्बुलेंस धूल फांक रही है, और ये एम्बुलेंस जो है इतनी भारी संख्या में, दर्जनों एम्बुलेंस राजीव प्रताप रूडी जो बीजेपी के सांसद हैं उनके अमनौर स्थित कार्यालय में धूल फाक रही है। हालांकि जो सफाई आई है आज राजीव प्रताप रूडी की तरफ से, उसमें उन्होंने कहा है कि ये सामुदायिक भवन है, ये कोई उनका कार्यालय नहीं है। तो चुप्पी पहले भी तोड़ चुके थे, जवाब पहले भी आया था, उन्होंने कहा था कि ड्राइवर की कमी की वजह से एम्बुलेंस रखा गया था। लेकिन आज लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का लब्बो-लुआब यह है कि क्या इस पूरी लड़ाई को बैड बॉय और गुड बॉय बनाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि पूरे 15 मिनट तक या 15 मिनट से ज्यादा तक पप्पू यादव की जो पृष्ठभूमि रही है, पप्पू यादव का जो अतीत रहा है, उसको लेकर राजीव प्रताप रूडी बात करते रहे। उनके आपराधिक आपराधिक मामले हैं उनको लेकर, उनका जो एफिडेविट है उसको गिनाते रहे, पप्पू यादव की जो पृष्ठभूमि रही उस पर चर्चा करते रहे, और एम्बुलेंस प्रकरण पर वो 15 मिनट के बाद लौटे। इस सवाल के साथ हम आपके सामने जुड़े हैं कि क्या राजीव प्रताप रूडी इस पूरी लड़ाई को गुड बॉय बनाम बैड बॉय बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या इससे बीजेपी की फजीहत, इससे खुद राजीव प्रताप रूडी की फजीहत खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी? इस पूरे सवाल पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश सर हैं। हमने पहले एक वीडियो में आपको बताया था कि राजेश सर हमारे बॉस रहे हैं, हमारे चैनल हेड रहे हैं, और अभी डीटीवी भारत के चैनल हेड हैं। बहुत कुछ सीखा है हमने, और जब इनका परिचय हम आपसे कराते हैं तो हमको बहुत खुशी होती है। तो सर, एक बार फिर से वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सवाल की शुरुआत यहीं से कि क्या राजीव प्रताप रूडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी देखी, आपके चैनल के जरिए लोगों ने भी देखी, और हमने भी मैं भी सुन रहा था आपसे बात करने से पहले उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने सुना। 14-15 मिनट तक राजीव प्रताप रूडी अतीत की बात करते रहे, पप्पू यादव का जो अतीत है, एफिडेविट में उनके जो आपराधिक आंकड़े हैं उस पर बात करते रहे। सवाल यह है सर कि क्या गुड बॉय बनाम बैड बॉय की लड़ाई बनाने की कोशिश हो रही है, और अगर ये लड़ाई गुड बॉय बनाम बैड बॉय बनाने की कोशिश राजीव प्रताप रूडी कर रहे हैं, तो इससे राजीव प्रताप रूडी की फजीहत कम हो जाएगी एम्बुलेंस मामले को लेकर? नहीं अभिषेक, जो राजीव प्रताप रूडी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जो आपने बताया वो सच्चाई है कि तकरीबन 15 मिनट तक अपनी बात कहते रहे, और उसके बाद पप्पू यादव का की जो तमाम कुंडली है, जो उनका भूत रहा है, उनका जो बैकग्राउंड रहा है, पूरी बात वो बताते रहे। हालांकि वो जो बात कह रहे हैं वो पब्लिक डोमेन में है, सबको पता है, और ऐसा नहीं है कि वो पप्पू यादव कोई मंगल ग्रह से आए हैं। वो बिहार की सियासत में परिचय के मोहताज नहीं है, या देश की सियासत में परिचय के मोहताज नहीं है, उनके बारे में सबको पता है। और ये भी पता है कि वो जेल में भी रहे हैं, जेल में सजा काट कर भी आए हैं, अगर मुकदमे चल रहे हैं तो और भी मुकदमे चल रहे हैं, उन पर जांच चल रही है। सवाल ये भी है कि सरकार आप ही की है, अब आप किसको गुड बॉय और बैड बॉय बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं मैं अच्छा हूं आप गलत हो। सवाल यहाँ पे ये है कि जिस मुद्दे पर आज बात हो रही है इस कोरोना काल में एम्बुलेंस को लेकर, ठीक है, उन्होंने कई एम्बुलेंस अपने संसदीय क्षेत्र में दिए भी हैं, यह भी सच्चाई है, लेकिन उसके बाद भी क्या ये सच्चाई नहीं है कि वहां पर एम्बुलेंस के अभाव में लोग ठेले पर अस्पताल आ रहे हैं, लाशें जा रही हैं? ये सच्चाई नहीं है क्या? ये सच्चाई है। और अब पप्पू यादव ने अगर कोई सवाल उठाया है तो उसमें गुनाह क्या है? आप
पिछले एक हफ्ते के बाद अब आप मीडिया के सामने आ रहे हैं और सफाई दे रहे हैं। पिछला जब उनका बयान था, उस बयान पे वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, वो गलती से मैंने ड्राइवर वाला बयान दे दिया है, ऐसा नहीं है। तो आप खुद जो है कहते क्या हैं, करते क्या हैं। अभी प्रश्न ये उठता है कि अगर पप्पू यादव बहुत बड़ा अपराधी है, दुर्दांत अपराधी है, जनता को अभी मदद चाहिए। आप बहुत शरीफ हैं, गुड बॉय हैं, जो आप कह रहे हैं अभिषेक, तो अगर बहुत अच्छे हैं, गुड बॉय हैं, तो कहाँ हैं? आपके संसदीय क्षेत्र में क्या है? क्या वाकई सब वहां कोरोना नहीं है क्या? क्या वहां के लोग प्रभावित नहीं है क्या? वहां मौतें नहीं हुई हैं क्या? इसका जवाब तो उन्होंने नहीं दिया। वो पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही साबित करते रहे, तमाम डॉक्यूमेंट्स, तमाम वीडियो, वो एक अर्णव गोस्वामी जी का डिबेट था, वो वीडियो भी उन्होंने शेयर किया और बताया। सवाल ये है कि जनता ये जानना चाह रही है कि एम्बुलेंस वो चाहे आपके आवास पे हो, सामुदायिक भवन पे हो, या डीएम कार्यालय में हो, कहीं भी अगर लगा हुआ है, वो ढका हुआ था या नहीं, वो एम्बुलेंस रुका हुआ था या नहीं, इसका जवाब तो उन्होंने दिया नहीं। वो सिर्फ अपनी बात कहे और सीधा कहा कि भैया मैं तो बहुत बढ़िया हूं, देश में सबसे ज्यादा एम्बुलेंस देने वाला अगर कोई सांसद हूं तो मैं हूं। लेकिन वो ये नहीं बताए कि उनके संसदीय क्षेत्र में कितनी मौतें हुई, उनके संसदीय क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी है या नहीं, उनके संसदीय क्षेत्र में वेंटिलेटर की कमी है या नहीं, उन्होंने ये नहीं बताया। तो पप्पू यादव ने जो सवाल खड़ा किया है और उसके बाद जो उनका जवाब आया है, वो संतोषजनक जवाब नहीं है। पप्पू यादव क्या किए, उनका इतिहास क्या था, उससे मतलब नहीं है। पप्पू यादव लोगों की मदद कर रहे हैं, बिहार की जनता जान रही है और देश दुनिया की मीडिया उसको दिखा रही है। इसका क्या जवाब है? इसका तो जवाब उन्होंने नहीं दिया। सवाल यह भी है सर कि राजीव प्रताप रूडी अगर बैड बॉय और गुड बॉय का खेल खेल रहे हैं, या फिर इस पूरी लड़ाई को गुड बॉय बनाम बैड बॉय बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फायदा कितना होगा राजीव प्रताप रूडी को? फजीहत कितनी कम होगी बीजेपी की और राजीव प्रताप रूडी की? और देखिए, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजीव प्रताप रूडी यह भी सफाई देते रहे कि ये बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये सांसद के तौर पर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। तमाम बातें हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यह कि उन्होंने कहा कि इसका जवाब छपरा के लोगों ने दिया है, उसको मैं अप्रिशिएट करता हूं और बहुत तगड़ा जवाब दिया है। तो जिस तरह से पप्पू यादव को गाली दी गई, एक ऑडियो वायरल हुआ, उसको भी अप्रिशिएट करते हैं राजीव प्रताप रूडी। इन सब चीजों से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से राजीव प्रताप रूडी को फायदा क्या होने वाला है? क्या उनकी फजीहत कम हो जाएगी क्या इस पूरे मामले में? कोई फायदा नहीं होने वाला है, उनकी फजीहत और होने वाली है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हम लोग दिखा रहे थे, टीवी चैनल पे भी दिखा रहे थे, वेबसाइट पे भी था और फेसबुक पे भी, आप जरा कमेंट में देखिए क्या कह रहे हैं हम लोग। कितने लोग राजीव प्रताप रूडी के साथ हैं? सवाल यह है कि उससे ना राजीव प्रताप रूडी को कोई फायदा होने जा रहा है, ना ही भारतीय जनता पार्टी का कोई फायदा होने जा रहा है। आज की तारीख में ये तो राजीव प्रताप रूडी हैं, एक सांसद हैं, और पूरी दिल्ली मीडिया जानती है। हम लोग 15 साल दिल्ली मीडिया में रहे, वहां पर इनको यही कहा जाता है कि हवाई नेता हैं ये, और अपने संसदीय क्षेत्र में भी इसी नाम से ये जाने भी जाते हैं। काम कितना किया है उनसे पूछे कोई कि कितने गांव को उन्होंने आदर्श गांव बनाया है, इसका जवाब है उनके पास। ये कोई फायदा नहीं होने जा रहा है, उनकी और फजीहत होने वाली है। और अभी स्थिति ये है, राजीव प्रताप रूडी को तो छोड़ ही दीजिए, मेरा दावा है कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय, माननीय, सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी वही हाल है। आज उनका जो मार्केट वैल्यू है, उनका जो इमेज है आम जनता के बीच में क्या है, आज हर जगह थू-थू हो रही है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया, देश की मीडिया, स्टेट की मीडिया, हर जगह लोग यही कह रहे हैं, साहब ऑक्सीजन कहाँ है, एम्बुलेंस कहाँ है, दवाई कहाँ है। अब इसका तो जवाब न प्रधानमंत्री के पास है, न राजीव प्रताप। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक कॉन्ट्रडिक्शन और रहा सर, जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। एक तरफ राजीव प्रताप रूडी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे थे कि जहां से एम्बुलेंस बरामद हुआ, या फिर जहां एम्बुलेंस को दिखाया गया कि एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी है इतनी बड़ी तादाद में, वो हमारा घर नहीं है, वो हमारा कार्यालय नहीं है, वो सामुदायिक भवन है। और इसके ठीक कुछ मिनटों बाद पप्पू यादव के बारे में राजीव प्रताप रूडी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं कि आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप मेरे घर में घुस जाएंगे। तो एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि ये सामुदायिक भवन है, दूसरे तरफ वो कह रहे हैं कि पप्पू यादव हमारे घर में घुस गए। ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, ये बड़ा विरोधाभास है उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आपने एकदम सही पकड़ा है साहब,
आपने जो सवाल उठाया है एकदम सही है, लेकिन इसके बाद उनका जवाब क्या आएगा? घर मतलब मेरा संसदीय क्षेत्र। जब ये सवाल पूछेंगे तो उधर से जवाब जी आएगा कि अभिषेक जी ऐसा है, मैं घर आज पूरे मेरा छपरा पूरा संसदीय क्षेत्र मेरा घर है, कैसे वो बिना पूछे, मैं वहां का सांसद हूं, बिना पूछे हुए कैसे पहुंच गए? उनका जवाब फिर यही आएगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि वो सामुदायिक केंद्र हो या उनका आवास हो या जिला स्तर पर भाजपा कार्यालय हो या वहां के डीएम कार्यालय हो या सिविल सर्जन का कार्यालय हो, अगर इतनी बड़ी संख्या में एम्बुलेंस वहां रखी हुई है, रुकी हुई है और उसे ढक कर रखा गया है, तो फिर कौन दोषी है? अगर डीएम साहब दोषी हैं, अगर विधायक जी दोषी हैं, तो सांसद जी दोषी नहीं है क्या? उन्होंने एक वीडियो भी दिया है, चलाया जी था, जिसमें कि बहुत सारे जी ये मुखिया जी को हमने चाबी सुपुर्द किया, जी ये सुपुर्द, इनका क्यों नहीं सुपुर्द किया? क्या प्रॉब्लम हो गई? सवाल जी कहां रखा हुआ है ये नहीं है, सवाल ये है कि कोरोना काल में एम्बुलेंस के अभाव में जी मरीज की मौत हो रही है, लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, लोग शव को ठेले पर लेकर जा रहे हैं, मरीज रिक्शे पर जाने को मजबूर है, साइकिल पर जाने को मजबूर है। तो फिर ये कहना कि भाई वो तो सामुदायिक केंद्र था, फिर कहते हैं कि आप कैसे हमारे घर में बिना इजाजत के पहुंच गए। ये देखिए, इनके कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। अभी कुछ भी कह लें, ये आगे आने वाले दिनों में भी ये एक लिखा जाएगा कि अच्छा, कोरोना काल हिंदुस्तान में एक बार आया था और वो छपरा में एक सांसद हुआ करते थे राजीव प्रताप रूढ़ी जी, जिनके यहाँ एम्बुलेंस ढककर रखा हुआ था और उनके संसदीय क्षेत्र के लोग मर रहे थे। जी जो मैं आपसे समझना चाहूंगा सर, जी सर, बोला जाए। एक बात जो मैं आपसे समझना चाहूंगा, एक चीज जो मैं आपसे समझना चाहूंगा, इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजीव प्रताप रूढ़ी ने कई बार ये कहा कि वो बैकफुट पर नहीं है, वो फ्रंट फुट पर हैं, वो कोई सफाई देने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन लोगों ने कहा कि सफाई देनी चाहिए। मेरे जहन में ये सवाल आता है, दूसरे लोगों के जहन में भी होगा, क्या राजीव प्रताप रूढ़ी किसी दबाव में थे? क्या पार्टी की ओर से प्रेशर था उनको आज 8 दिनों के बाद सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा? नहीं तो जब ये पूरा प्रकरण सामने आया उसके बाद एक तरह से उन्होंने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि ड्राइवर की कमी है और हमने तो डीएम को चिट्ठी लिख दी थी। तो बीजेपी बैकफुट पर है, बीजेपी की तरफ से प्रेशर था कि आपको सफाई देनी है। ये पूरे कोरोना काल में अगर आप देखेंगे तो ये राजीव प्रताप रूढ़ी ही नहीं बैकफुट पर हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है। आज की तारीख में उनके पास कोई जवाब नहीं है साहब। पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया है कोरोना से लोग प्रभावित हैं, और उसके बाद हालात क्या हैं किसी से छुपा हुआ नहीं है। अस्पताल फुल, श्मशान घाट फुल। जो कहते थे कि माता गंगा ने बुलाया है, गंगा पुत्र, गंगा में शव तैर रहा है। तो हालात बेहद खराब हैं। पूरी सरकार बैकफुट पे है, पूरी भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और नेता बैकफुट पे है। और जो आप कह रहे हैं, ये प्रेशर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्हें करना पड़ा और ये बार बार कहना पड़ा कि नहीं नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं अपनी बात रख रहा हूं। और वो कह रहे हैं कि लोग मुझे कह रहे हैं कि आप सफाई दीजिए। लोग कौन कहने वाले हैं उनके? और सुनते कहां हैं? अगर सुने होते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता अभिषेक उनको। दरअसल अब है कि अब अपनी प्रतिष्ठा बचानी है तो सामने आए, लेकिन सामने आए तो भी आधा अधूरा प्रमाण के साथ आए, जिसका कोई आज की तारीख में मतलब नहीं है। आप कुछ भी कह लें, जो उनके संसदीय क्षेत्र में जिनकी मौत हुई होगी एम्बुलेंस के अभाव में, क्या जी उसकी जिंदगी वापस कर देंगे क्या? इसलिए अब उनका कोई जवाब नहीं है साहब, कोई मतलब ही नहीं है। वो और अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के, आज तो जाप वालों ने कह दिया कि अभी तो शुरुआत है, अभी और भी कुछ होना है, देखते हैं वो कितना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये चुनौती दे रहे हैं, वो भी चुनौती दे रहे हैं। पप्पू यादव ने भी जी पप्पू दे रहे हैं। पप्पू यादव ने भी जी पप्पू यादव ने भी ट्वीट किया है सर। सर एक आखिरी सवाल है आपसे हमारा, और सवाल यह है कि राजीव प्रताप रूढ़ी ने यह भी कहा कि पप्पू यादव की तबीयत खराब है, और तो तबीयत खराब है तो वो फिर वो अस्पतालों में क्यों जा रहे थे, डॉक्टरों पर दबाव बना रहे थे, कोविड वार्ड में क्यों जा रहे थे?
क्या राजीव प्रताप रूढ़ी को ये बताना नहीं चाहिए कि क्या ऐसा करना गुनाह है? रात को पीएमसीएच में जाकर, एनएमसीएच में जाकर कोई अपने परिवार के लिए बेड तलाश रहा हो और उसको बेड दिलवा देना, ऑक्सीजन दिलवाना, रेमडेसिविर दिलवा देना अपराध है? और क्या अगर पैमाना क्या है? सब कुछ कानून के दायरे में होगा? इस वक्त किसी की जान बचाना ज्यादा जरूरी है या फिर पूरी तरह से कानून का ककहरा या कानून की किताब लेकर जाना जरूरी है? लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोविड वार्ड में जाना कानून तोड़ना है या नहीं है? क्या सही और क्या गलत है? क्या राजीव प्रताप रूढ़ी जो कह रहे थे वो ठीक कह रहे थे? वाकई ऐसा गुनाह है जो पप्पू यादव कर रहे थे? और दूसरी बात ये है कि जिनके पास ये अधिकार है, अगर ठीक है ये मान लिया जाए राजीव प्रताप रूढ़ी कानून तोड़ रहे थे, तो जिनके पास ये अधिकार है, जिनका कोविड वार्ड में जाना गुनाह नहीं है, जिनका डॉक्टरों पर दबाव बनाना गुनाह नहीं है, जिनका अस्पतालों का निरीक्षण करना गुनाह नहीं है और जिनका अस्पतालों की सच्चाई दिखाना गुनाह नहीं है, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री, बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी बिहार की आपदा प्रबंधन मंत्री भी हैं, या फिर बिहार के मुख्यमंत्री। अगर पप्पू यादव नहीं जा सकते तो मुख्यमंत्री को जाना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री को जाना चाहिए, आपदा प्रबंधन मंत्री डिप्टी सीएम रेणु देवी को जाना चाहिए। तो वाकई जो कर रहे थे पप्पू यादव, वो क्या गुनाह है जैसा राजीव प्रताप रूढ़ी कर रहे थे? और क्या उनको बताना चाहिए कि पप्पू यादव, बताना चाहिए था कि पप्पू यादव अगर नहीं जा सकते, वो कानून तोड़ रहे थे, तो फिर बिहार के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम को जाना चाहिए था? सवाल अगर किसी ने गुनाह किया है, पप्पू यादव ने गुनाह किया हो या मैं किया हूं या आप या हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक अगर कर रहा है, कानून सबके लिए बराबर है। इसी कोरोना काल में बिहार में चुनाव हो जाता है, बंगाल में चुनाव हो जाता है, उस वक्त कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं होता क्या? अगर पप्पू यादव दोषी है तो उसे आपने जेल में डाला, बहुत अच्छी बात है। कोई भी व्यक्ति अगर दोषी है तो उसे जेल में डाला जाए। लेकिन जब बंगाल में चुनाव हो रहा था तो कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कौन कर रहा था? पप्पू यादव या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जेपी नड्डा या ममता बनर्जी? बिहार में चुनाव हो रहा था इसी कोरोना काल में पिछले साल, किसने उल्लंघन किया? आपने नहीं किया क्या? और पप्पू यादव अगर उल्लंघन कर रहा था तो जब उनके संसदीय क्षेत्र में जब तक उसने हाथ नहीं डाला तब तक ठीक था। जैसे ही उनके गिरबान पे हाथ डाला, उनके चमकते चेहरे को उन्होंने कालिख लगाई, आईना दिखाया, तब उन्हें लगने लगा कि यह गुनाह है। उससे पहले तो पप्पू यादव घूम रहा था एनएमसीएच, पीएमसीएच, पटना की सड़कों पर, पटना के वासियों के बीच, बिहार के वासियों के बीच जा रहा था पप्पू यादव, तो ठीक था। जब उनके गिरबान पर हाथ डाला, जब उनको आईना दिखाया, तब ये गुनाह हो गया। अगर गुनाह है तो आप उन्हें जेल में डालो, और साथ ही साथ अगर जो आप गुनाह कर रहे हो तो उसकी सजा कौन देगा? वो स्वीकार करोगे ना। आज तकरीबन 2,70,000 से ऊपर मौतें हो गई, इसकी जवाबदेही कौन लेगा? लेंगे राजीव प्रताप रूढ़ी? लेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? लेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? कौन इसके लिए जवाबदेह है? अगर कोई मर रहा है, पप्पू यादव या पप्पू यादव जैसे तमाम जो समाज सेवी हैं, अगर किसी को खाना खिला रहा है, अगर किसी को बेड दिलवा रहा है, अगर इंजेक्शन दिलवा रहा है, वेंटिलेटर दिलवा रहा है, तो क्या गुनाह है? क्या ये गुनाह नहीं है? गुनाह आपने किया है। सच्चाई तो यह है कि आप पर 302 का मुकदमा होना चाहिए। 2,70,000 से आंकड़ा जारी करते हैं ना प्रतिदिन, आप पर हत्या का मुकदमा होना चाहिए। आप स्वीकार करें। आप तो कहते थे ना कि झोला उठाकर चल दूंगा, चले जाइए। आज ये मौत हो रही है। आपको भी याद होगा अभिषेक, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और आंकड़ा आता था कि 10 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली। किसान का शोषण हो रहा था, किसान परेशान थे, और यही यूट्यूब पे डालिए नरेंद्र मोदी जी का भाषण और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का भाषण आपको उपलब्ध मिल जाएगा। आज क्या हो गया? लोग मर रहे हैं ना, आप क्यों नहीं जवाबदेही ले रहे हैं? पिछले 1 साल से मैं कंटिन्यू देख रहा हूं प्रधानमंत्री जी
जो प्रेस रिलीज जारी करते हैं और मुख्यमंत्री जी जो रिलीज करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी सीएम हैं उनके प्रेस रिलीज को का आप अवलोकन करें और प्रधानमंत्री जी के भाषण का अवलोकन करें और देखें और समझें, एक ही बात होगा, टेस्टिंग बढ़ाई जाए, वैक्सीनेशन का व्यवस्था कर रहा हूं, डीएम को से बात किया हूं, सब लोगों को निर्देश दे दिया हूं। भाई साहब, आप 1 साल से निर्देश दे रहे हो, आपका आंकड़ा कह रहा है 2,70,000 से ऊपर मौतें हो गई। काहे का निर्देश? किसने आपका निर्देश पालन किया? तो अगर पप्पू यादव दोषी है तो आपको भी स्वीकार करना होगा साहब, आप इस जवाबदेही से नहीं बच सकते। जी जी। तो जिस तरह से ये पूरे खेल सवाल था, लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस तकरीबन 40 या 45 मिनट तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर मैं ठीक हूं तो यही वो वक्त रहा होगा जितनी देर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की राजू प्रताप रूडी ने। और चूंकि ये सवाल इसलिए क्योंकि पप्पू यादव की पृष्ठभूमि पर वो 15 मिनट तक चर्चा करते रहे। पप्पू यादव हो सकता है संत नहीं हो, लेकिन पप्पू यादव की वजह से किसी को आज ही मैं देख रहा था, देश के जाने माने पत्रकार हैं, बहुत नामी पत्रकार हैं, और देश के बड़े टीवी चैनल के एंकर रहे, अब वो अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, और उन्होंने पप्पू यादव से मदद मांगी ट्विटर पर, और कुछ घंटों के बाद उनको जवाब मिल गया कि आपने जिसके लिए मदद मांगी पूर्णिया में, उनको मदद मिल गई है। तो जिसको मदद मिल जा रही है उसके लिए तो पप्पू यादव मसीहा ही होंगे, वो देखने नहीं जाएगा कि पप्पू यादव का अतीत क्या है, पप्पू यादव की पृष्ठभूमि क्या है। तो यही हमारा सवाल था। पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी राजीव प्रताप रूडी की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कॉन्ट्रडिक्शन थे, क्या विरोधाभास था और कितने छेद थे, उसको हमने समझने की कोशिश की है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश मिश्रा सर जुड़े हुए थे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और अग्रिम आमंत्रण, आगे जो भी वीडियो होगा एक बार फिर आपको परेशान करेंगे। बहुत बहुत